हेलो स्टूडेंट। तो कल के लेक्चर में हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दी थी। क्लास 12th में जो बच्चे प्रमोट हुए हैं 11th क्लास से उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैट जो हमने स्टार्ट की थी उसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, कितने नंबर की यूनिट है, सीबीएसई में कितने नंबर की, आरबीएसई में कितने नंबर की है। थोड़ा सा वीडियो को लेकर कुछ कंप्लेंट्स भी आई थी कि वीडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी सही नहीं है, तो हमने आज उसको भी ठीक किया है। अब से जो आपके सामने वीडियोस आएंगे उनकी क्वालिटी काफ़ी बेटर होगी पिछले वीडियोस के रेस्पेक्ट में। तो उसमें मैंने टॉपिक पे आते हैं हम हमारे, उसमें मैंने चार्ज से रिलेटेड आपको कुछ बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शंस दिए थे। अब हम चार्ज से रिलेटेड ऐसी टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं जो प्रॉपर्टीज सीधे एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस को बनाती है। सीबीएसई में भी हमें पता है 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, आरबीएसई में भी आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आते ही हैं। तो यहाँ वो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस बनाती है वो इन प्रॉपर्टीज से आना स्टार्ट होता है। यूनिट्स वगैरह हम चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम इसमें चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो हमने जो इसका आर्टिकल लगाया हुआ था उस आर्टिकल के हिसाब से टर्म्स रिलेटेड टू चार्ज, इसकी हम बात कर रहे हैं। आवेश से जुड़ी हुई बातों के लिए हम आज का जो हमारा विषय है उसको ले रहे हैं। चार्ज से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। अगर आपको अलग से पूछा जाता है आवेश के गुणधर्म तो आप आवेश के गुणधर्मों को अलग से यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अंदर काफी बोल्ड हेडिंग के साथ इस पॉइंट को वहां पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे यही मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें इसमें से रिलेटेड, और जो उससे रिलेटेड मेन बातें हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ जो आपको सीधे एग्जाम्स में लिखने के लिए होंगी। इनको आप नोट भी करते चले साथ साथ। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुणधर्म की बात करूं तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब अदिश राशि होता है। आवेश को दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश है तो हमें आई कैप, जे कैप, के कैप की जरूरत नहीं है। और यही प्रॉपर्टी इसकी उस बात को यहाँ पर बताएगी जो हमें एग्जाम के अंदर लिखना है, उसको कहते हैं हम एडिसिविटी, एडिसिविटी ऑफ चार्ज। एडिसिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है, ये मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख रहा हूं, एडिसिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है आवेश की योज्यता। योज्यता से हमारा मतलब है बच्चों, एडिसिविटी से हमारा मतलब है उसको जोड़ने का तरीका। जो चीजें अदिश होती है उनको जोड़ने का तरीका होता है सीधा उनका एल्जेब्रिक सम कर देना। यानी जब भी आपके सामने आवेश आएगा, 2 आवेश आएंगे, 4 आवेश आएंगे, तो आपने 11th क्लास में जैसे पैरेललोग्राम का लॉ पढ़ा है वैसा यहाँ पे नहीं लगा होगी। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी जहां पर आपको वो लॉ लगाना है, a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, लेकिन चार्ज के ऊपर नहीं लगाना है। अगर आपके पास 5 कूलाम और 10 कूलाम चार्ज है तो आप सीधा जोड़ के 15 कूलाम कह सकते हो। सीधा माइनस करके, एक 5 कूलाम एक -10 कूलाम है तो सीधा आप -5 कूलाम कह सकते हो। तो यहाँ एडिसिविटी ऑफ चार्ज से हमारा मतलब है कि यहाँ आवेशों का कौन सा योग होगा जो अदिश के अंतर्गत होता है, उसको हम कहते हैं बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब एल्जेब्रिक सम। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी, सीधा जोड़ेंगे हम चार्ज को। उसके बाद हम आते हैं चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो है चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। आवेश, चार्ज
आवेश एक अनापेक्ष राशि है। अनापेक्ष राशि का मतलब होता है किसी भी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। हमने सुना है कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे 11th क्लास के बाद 12th क्लास में आप मास के बारे में ये पॉइंट पढ़ोगे। ये आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का पॉइंट है जिसमें ये बताया गया है किसी का रेस्ट मास अलग होता है, किसी का मूविंग मास अलग होता है। अगर हम उसे कंपेयर करें लाइट की स्पीड से, ये पॉइंट आएगा हमारे मॉडर्न फिजिक्स में। तो मास जो होता है वो वेलोसिटी के साथ में अपनी वैल्यू अलग रखने लगता है। हम पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी का मास, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने लगती है तो उसका जो मास होता है वो मास भी बढ़ने लगता है। लेकिन चार्ज के बारे में ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी बात नहीं सही है, क्योंकि चार्ज एक अनापेक्ष राशि है। तो ये लिखने के बाद इसमें आप क्या लिखोगे, अर्थात किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स वेलोसिटी। ये दूसरा पॉइंट है। कहने का मतलब अगर कोई आवेशित वस्तु अपनी गति बढ़ा देती है, घटा देती है, तो उसका आवेश बदल जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये अनापेक्ष राशि। उसका मास बदल जाए ऐसा संभव है, लेकिन उसका आवेश बदल जाए वेग के साथ ऐसा संभव नहीं। दूसरा पॉइंट ये। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है आवेश का संरक्षण। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो ऐसे केस में ये तीसरे नंबर पर वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि यूनिवर्सली ट्रू है, सार्वभौमिक रूप से सत्य है। प्रकृति के अंदर आवेश हमेशा संरक्षित होता है। इसके बारे में जो जो पॉइंट्स हमें लिखने हैं वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत आप लिखते चलें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। इसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं, अर्थात सभी क्रियाओं में पहले का आवेश बराबर बाद का आवेश। इट मीन्स इन ऑल एक्शंस चार्ज बिफोर एक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर एक्शन। जितनी भी क्रियाएं होती है उसके अंदर आवेश जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कूलाम और -2 कूलाम, यानी कि 2 आवेश थे जिनका योग मेरे पास 8 कूलाम हो रहा था। बाद में मैंने देखा कि 4 कूलाम और 4 कूलाम हो गए, तो 10 और -2 तो रहे नहीं, 4 और 4 हो गए, लेकिन इधर का जो जोड़ है और इधर का जो जोड़ है वो हमेशा बराबर रहेगा। पहली पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड ये है। दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये करना है कि ब्रह्मांड का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। मैं कुल आवेश की बात कर रहा हूं, कभी कभी वो हमें फंसा देते हैं, ब्रह्मांड का कुल धन आवेश संरक्षित रहता है, ये बात गलत है। हाँ, ये बात सही है, ब्रह्मांड का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा जो लाइन आपको लिखना है वही लिखना है कि आवेश को, वही ऊर्जा संरक्षण वाली बात, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयज। अगली बात जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि हम आवेश को समान मात्रा में उत्पन्न कर सकते हैं, धन आवेश को और ऋण आवेश को। अगर आप कभी भी उदासीन वस्तु से आवेश पैदा करोगे तो आपको हमेशा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा। जैसे हमने कल की क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी उसमें ये की थी कि जब रगड़ा जाता है, उसने एम्बर और वूलन को आपस में रब किया था, तो जितना प्लस एम्बर के ऊपर आया है उतना ही माइनस वूलन के ऊपर आएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो ट्रू और फॉल्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई में आजकल फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स के भी जो केसेस हैं वो होते हैं। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ये 3 प्रॉपर्टी तो थ्योरेटिकल है बच्चों, लेकिन जो लास्ट प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं।
तो मैं लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो, जो वर्ड ही आप पहली बार सुनोगे, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पर जो है वो ये है। अच्छा, बाकी जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है वो इन्हीं चारों प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप 5 पॉइंट बना सकते हो, 6 पॉइंट बना सकते हो, 7 पॉइंट बना सकते हो, लेकिन वो इन 4 पॉइंट से ही रिलेटेड होंगे सारे। तो चौथी प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटीकरण। चार्ज जो होता है वो कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें आप क्या लिखोगे? चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। अब सवाल है कि हमने तो कभी क्वांटाइज के बारे में या क्वांटा के बारे में पढ़ा ही नहीं है। क्वांटा का मतलब होता है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू। हमने बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज पढ़ी है, मास, टाइम, लेंथ, करंट, एनर्जी, वो सब हमने पढ़े। चार्ज, अभी हम चार्ज पढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिनकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें पता है और कुछ की नहीं पता है। जैसे हम 12th क्लास के अंदर आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि एनर्जी की जो सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है उसको एनर्जी का क्वांटा कहते हैं, और एनर्जी का क्वांटा फोटोन होता है। इसमें हम क्या बोलेंगे? अर्थात इट मीन्स आवेश का न्यूनतम संभव मान ज्ञात है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का एक और मतलब है, आप और करके लिख सकते हो कि हम आवेश की एक छोटी से छोटी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को लेन देन में यूज करते हैं। वी कैन एक्सचेंज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज विच कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। और चार्ज के क्वांटा का क्या नाम है? अगर मैं क्वांटा ऑफ चार्ज की बात करूं, चार्ज के क्वांटा का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। यानी अब तक हमें प्रकृति के अंदर चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू मिली है वो इलेक्ट्रॉन है। ये चार्ज का क्वांटा है। इससे छोटा चार्ज प्रकृति में अभी तक हमें मिला नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट क्वार्क थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन 12th बुक की, बोर्ड की जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक है, उसके अंदर ऐसी कोई भी जो चीज है उसको प्रूव नहीं किया गया है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा आवेश, संभव सबसे छोटा आवेश मानेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप क्या लिखोगे? आवेश का क्वांटीकरण हो सकता है, और क्वांटीकरण का मतलब आप लिखोगे क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज, और मिनिमम पॉसिबल चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश का लेन देन करते समय आप इलेक्ट्रॉनों के रूप में आवेश को लोगे या आवेश को दोगे। आपने बचपन में पढ़ा है कि जब किसी पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, और जब किसी पर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन आएंगे और जाएंगे इलेक्ट्रॉन ही, प्रोटॉन का आना जाना नहीं हो सकता है, दूसरे किसी भी चार्ज पार्टिकल का आना जाना नहीं हो सकता है सिवाय इलेक्ट्रॉन के। तो आप जब भी लोगे, जब भी दोगे, तो आप आवेश को हमेशा इलेक्ट्रॉनों की फॉर्म में दोगे, और इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन लेने देने हैं। क्वांटा से हमारा एक मतलब ये भी है कि जब भी आवेश का एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में लिए जाएंगे। मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, 1000 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 1000 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकते हो ना दे सकते हो। इसीलिए क्वांटा का एक मतलब ये भी है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अब उसके बाद सीधा उसका मान डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम होगा। कैसे? मैं एक छोटे से एक्सप्रेशन से आपको बता रहा हूं। मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को पता नहीं हो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होगा। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ये नेगेटिव में है। पॉजिटिव में जब होगा तो इसको पॉजिट्रॉन बोलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और वैल्यू यही रहेगी। प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है। बात चल पड़ी है
तो मैं प्रोटॉन का बता देता हूँ। प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है, ये बात पता है। फिर इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों तो एक तो प्लस हो गया एक माइनस हो गया, फिर दोनों को अलग अलग क्यों किया गया? मास। इसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है, और इसका जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। तो मास में फर्क है, चार्ज की वैल्यू में फर्क नहीं है, एक प्लस एक माइनस है, लेकिन मास में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए ये दोनों चीजें अलग अलग है। इस चैप्टर में हम ज्यादा बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा मिनिमम पॉसिबल चार्ज पार्टिकल है, हम इसी के रूप में ले दे सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मेरा मतलब है Q is equal to 1e, Q is equal to 2e, Q is equal to 3e, Q is equal to 1000e, 100e, इसी के रूप में हो सकता है। Q is equal to 2.9e नहीं हो सकता, Q is equal to 3.4e नहीं हो सकता, पॉइंट्स में नहीं हो सकता, फुल मल्टीपल इंटीजर होता है। तो क्वांटाइजेशन के अंदर आप एक और लिख सकते हो, इट मींस चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इज फुल मल्टीपल इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आप नोट करके रख सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। जो जो बातें मैंने बोली है उनमें से कुछ बातें आप नोट करके रख सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के दौरान। तो मैं इन सब की बजाय ऐसे कह देता हूं, Q इज इक्वल टू NE, इसको आप नोट करके रख लो। N का मतलब है पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, फुल मल्टीपल इंटीजर 1 2 3 ऐशो प्राकृत संख्या। तो Q इज इक्वल टू NE हो सकता। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड बात है। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें से मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। बाकी मैंने आपको शीट भेजी भी है, उसमें इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करें जो Q इज इक्वल टू NE पर बेस है। एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू 1 कूलाम चार्ज। हिंदी में नोट कर लो साहब, 1 कूलाम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। आंसर कैसे बताएंगे? Q इज इक्वल टू NE लिखेंगे, संख्या ज्ञात करनी है मतलब N ज्ञात करना है। Q हमें दिया हुआ है 1 कूलाम, 1 लिख देंगे, N ज्ञात करना है, E हमें पता है ये होगा। यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लगाओगे क्योंकि आप संख्या ज्ञात करने जा रहे हो। तो आप N लिखोगे कितना, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये एक नंबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप मुझे मैसेज करोगे कि ये कितना नंबर आया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको अभी सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं वो भी आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। दूसरा जो क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, फाइंड आउट चार्ज रिलेटेड टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उससे रिलेटेड जो चार्ज है वो कितना होगा। और सबको पता है 1 मोल में कितनी संख्या होती है, अवोगाद्रो के बराबर होती है, 11th में पढ़ा है आपने। तो अवोगाद्रो के बराबर जो संख्या होती है उसको रखकर, इस बार मैंने आपको संख्या दे दी है और आपसे चार्ज पूछा है, तो आप मुझे बताओगे कि वो जो वैल्यू है वो कितनी आई और उस वैल्यू का हमारी पिछली क्लास के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था उसके साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका आंसर पहले नोट करें, अगर आप बता पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि उस वैल्यू का हमारी पिछली क्लास की जो बातें थी उसमें से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। तो इससे रिलेटेड जो शीट है
उसके अंदर स्टार्टिंग के ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको नोट करें। उसके बाद में अपनी जो अगला लेक्चर रहेगा वो कुछ थियोरेटिकल बातों के ऊपर भी रहेगा, तो मैं उनको जल्दी से पूरा करूंगा ताकि हम कूलाम्स लॉ को पढ़ सकें और उसके जो अच्छे वाले न्यूमेरिकल है उनको कर सकें। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ तक रखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तब तक आप इसको आराम से पढ़ें। और अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो अब चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन है उसका बटन दबाएं और उसको सब्सक्राइब करें। और अगर किसी के पास अभी तक भी नहीं पहुंच रहे हैं वीडियोस और स्टडी मटेरियल, बच्चों स्टडी मटेरियल भी आपके पास पहुंच रहे हैं, तो अभी तक नहीं पहुंच रहे हों जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपके पास इसके स्टडी मटेरियल जो है वो PDF की फॉर्म में पहुंचने लग जाए। उसके अलावा एक और बात कि अभी जो बच्चों की क्वेरीज आ रही है उसमें वो केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का देखो हमने स्टार्ट कर दिया, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का पूछ रहे हैं। मैंने जो रिलेटेड फैकल्टीज हैं उनसे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि देखो हम आपस में फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैंने रिलेटेड फैकल्टीज को वीडियो बनाने के लिए बोल दिया है, लेकिन शायद उनके पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने वीडियोस तो बनाए हैं और वो शायद यूट्यूब पर भी डालेंगे, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है कि वो आप सब तक पहुंचा सके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता है, ये 500 MB से ज़्यादा का होता है, तो इसको अपलोड करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ तो क्या है कि सिस्टम है तो हम इसको अपलोड कर पा रहे हैं, तो आपके पास जल्दी वो वीडियोस भी अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन शीट्स जो है वो मैं बता दूं आपको, इनकी सारे सब्जेक्ट की जो शीट्स हैं वो आपको मैं ऑलरेडी अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दें। इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें हम मिलेंगे, बात करेंगे और इससे आगे की कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।